हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले मैंने सी प्लस प्लस और DBMS के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाई है। वो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप विप्रो के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो फिर NLTH हो, चाहे वो विल्प हो, या किसी भी मास रिक्रूटर कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर अगर आप किसी दूसरी कंपनीज के लिए इवन ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। और इवन ऑफ कैंपस या फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मतलब इनमें आपके बेसिक वो सारे क्वेश्चन कवर हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया और वीडियो में बनाया है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। आपसे जो भी मतलब इंटरव्यू में आपसे जो भी चीज़ें पूछी आएंगी, DBMS के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं उस वीडियो में और उस फाइल में। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं तब शेयर करूँगा जब आप इस वीडियो पर 500 व्यूज़ कम से कम कर देंगे, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इवन आप मानेंगे ये सारे क्वेश्चन मैं खुद लिखता हूँ, बैठ के टाइप करता हूँ। इवन ये डॉक्यूमेंट बनाने में 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं। कहाँ से मतलब इवन बहुत मुश्किल लगती है यार। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर व्यूज़ भी देखते भी नहीं हो पूरी वीडियो, आपको चाहिए होता है सिर्फ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, आप यही चीज़ बोलते हो। तो प्लीज़ यार ये वीडियो देखो, उसके बाद इसमें आप समझो, फिर मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा जब एटलीस्ट 500 व्यू हो जाएंगे इस वीडियो के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आपको पहले मैं सिंपल एक समझाता हूँ कि यहाँ पर भैया एक आदमी है, ये है कोई आपका आदमी है, औरत है, कुछ भी है, ये यूज़र है आपका। और ये है आपका कंप्यूटर का मतलब है आपका सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर इसको ऐसा बना देते हैं, ये आपका हो गया कंप्यूटर। तो इसके अंदर आपका CPU वगैरह सब कुछ है। अब ये डायरेक्ट इस मशीन से कैसे बात करेगा। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको वॉशिंग मशीन से बात करनी है तो आप किस तरह से करेंगे, तो सेम वही चीज़ है कि आप वहाँ नहीं कर सकते। आपको मैं बोलूँ फ्रिज से बात करनी है, आप कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। टीवी से बात करनी है, नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको एक एग्जांपल दो, जैसे आपने टीवी वाला मैंने बोला, तो टीवी पे क्या होता है, टीवी पे कम्युनिकेशन का माध्यम आपका टीवी से होता है यहाँ पर रिमोट। अभी रिमोट क्या करता है कि भैया आप बोलते हैं कि मुझे चैनल नंबर 502 पे स्विच कर दो, या मुझे न्यूज़ चैनल पे लगा दो, मुझे न्यूज़ देखनी है, आप वहाँ ले जाओ। आप यहाँ पर इसका नंबर टाइप करते हो, टीवी समझ जाता है, यहाँ पर ये आपको ले जाता है उस चैनल पर। सेम उसी तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। आप सारी चीज़ें जो भी आप आदेश देते हैं, जो इवन मैं यहाँ पर मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रखा है, मैं यहाँ पर ये राइट कर रहा हूँ, ये सारा इवन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो यही चीज़ है कि मतलब पॉसिबल तो होगा, इवन मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है फिर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कह सकते हैं कि ये मीडिएटर है एक यूज़र के बीच में और एक कंप्यूटर के बीच में। अगर हम कंप्यूटर से मतलब मैंने बोला है कि हाँ भैया ये वर्ड डॉक्यूमेंट खोल दो, तो उसने खोल दिया। अब ये है सब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैं यहाँ पर ये विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, आप मैक OS यूज़ कर रहे हो, आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, सारे के सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं जिनके जरिए आप अपने डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो चलिए इसकी एक बारी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए वही चीज़ आई कि यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरमीडिएटरी का काम करता है ये। द पर्पस ऑफ एन OS इज टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट इन्वायरमेंट इन विच यूज़र कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। तो वही मतलब आ गया यहाँ पर कि एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देता है जिस पे यूज़र क्या कर सके, अपने जो भी काम है, जो भी टास्क हैं, जो भी आपके एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम्स की, वो सारी कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो वो सब पॉसिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। तो ये हमने अपना पहला क्वेश्चन समझा। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप होते हैं। ये हमारा पहला होता है बैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी प्रोग्राम्ड, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम। अब इनके बारे में आप और पढ़ सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में, आपको सबसे लास्ट में वहाँ जाके आपको इन सब के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या है, आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आप बेसिक फंक्शन अगर आप बिना यहाँ पर पढ़े आप ये चीज़ सोचें कि क्या होते हैं, तो जो भी चीज़ आप परफॉर्म करते हो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम से होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर को अमंग वेरियस एप्लीकेशन। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर चला रखा है, मैंने यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट चला रखा है, मैंने यहाँ पर मान लीजिए कोई एक गूगल क्रोम खोल रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई एक गाना चला रखा है, मैंने यूट्यूब चला रखा है, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन, फाइल मैनेजर खोल रखा है, और हो सकता है मैंने VS कोड खोल रखा हो। तो मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ खोल रखे हैं। तो सारे प्रोग्राम्स को जो
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही कुछ टाइम एलोकेट करता है, उसके अंदर कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं कि किस तरह से काम करना है, जो भी सारी चीज़ें ये इतने प्रोग्राम जो भी मतलब हम स्क्रीन पर चलाते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड मैनेजर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो रिसोर्स यानी कि एलोकेट का काम करता है कि अब भैया आपके सिस्टम में मेमोरी है मान लेते हैं 4 GB, तो 4 GB रैम है, अब उसको एलोकेट करनी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हाँ मतलब मैंने यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रखा है, ये भी कुछ मेमोरी ले रहा होगा जब रन कर रहा है, कुछ आपका क्रोम लेता है, कुछ यहाँ पर ये ले रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डर, कुछ ये आपका जो मैं यहाँ पर एक पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो सारे प्रोग्राम जो भी हैं ये कुछ ना कुछ ये रिसोर्स लेते हैं। तो सारे रिसोर्स जो एलोकेट करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, उनको मैनेज भी करता है कि हाँ मैंने ये बंद कर दिया, या फिर मतलब अब मैं मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मैंने खोल रखा है यहाँ पर क्रोम, तो क्रोम मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा, मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वर्ड के ऊपर यहाँ पर ये सारी फोकस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा कर रहा है कि हाँ आपको उसको थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट दे रखा है क्योंकि वो यूज़ में नहीं है और ये यूज़ हो रहा है तो इसको यहाँ पर मैनेज कर रहा है, तो ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फिर आता है ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम विच कंट्रोल्स द यूजर प्रोग्राम to prevent errors and improper use of the computer. It is specially concerned with the operation and control of input output devices। कि अब जो आपके यूज़र्स होते हैं कि आपने इनपुट आउटपुट बहुत सारे डिवाइसेस लगा रखे हैं, उनके जरिए आप कंप्यूटर में यानी कि आप कंप्यूटर के हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम ना कर दें, तो उन सबको भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आपके पास एक पेन ड्राइव है और मान लीजिए उस पेन ड्राइव में वायरस है, तो जैसे ही आप अपने CPU में पेन ड्राइव लगाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको रीड कर लेता है कि हाँ भैया इसके अंदर वायरस है, आप इसको स्कैन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एंटीवायरस होना चाहिए या फिर उसके अंदर वो चला जाता है जो भी वायरस है। और इसी तरह से जो लिनक्स होता है उसके अंदर वायरस जाने में मतलब सारी चीज़ें ये हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है कि कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज़ इम्प्रॉपर यूज़ मतलब ना हो जाए, कुछ मिसबिहेव ना हो जाए, तो ये सब आपका देखता है कौन, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कर्नल आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है वही, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आपका डेडलॉक। अब इसको समझते हैं कि डेडलॉक क्या होता है। तो हमारा डेडलॉक होता क्या है पहले इसको समझते हैं। आसान भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो डेडलॉक होता है कि जब आपके एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं और वो सेम रिसोर्स चाहते हैं लेकिन उनको रिसोर्स नहीं मिल पाता, तब वहाँ पर आता है डेडलॉक। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन और कंडीशन वेयर टू प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर each other to complete so that they can start. This result both the processes to hang। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर क्या है, बस खड़ी है, अब आपको ये सीन याद आ जाएगा वैसे, और यहाँ पर 2 पर्सन है, ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है। अब ये दोनों यहाँ पर क्या हैं, आपके टास्क हैं, प्रोसेसेस हैं, और यहाँ प्रोसेसेस का मतलब होता है यही प्रोग्राम्स, टास्क जो भी होते हैं, एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो उनको कह सकते हैं। अब ये है आपका CPU यानी कि रिसोर्स। अब ये चाह रहा है भैया यहाँ पे इसका दरवाज़ा है, तो 1 ने बोला 2 को कि भैया आप पहले चढ़ जाओ फिर मैं चढ़ूँगा, और 1 जो है आपका ये 2 को बोल रहा है, और जो आपका 2 है ये 1 को बोल रहा है कि नहीं भैया आप चढ़ जाओ फिर मैं चढ़ूँगा। अब ये दोनों ही एक दूसरे के चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन होगा कि यहाँ पर दोनों में से कोई चढ़ ही नहीं रहा है, तो यही आपकी डेडलॉक की सिचुएशन है। अब मतलब यही है सिंपल कि आपके 2 यहाँ पर प्रोसेसेस हैं, वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि भैया आप पहले कंप्लीट हो जाओ तब मैं शुरू करूँ, और वो बोल रहा है दूसरे को कि आप कंप्लीट हो जाओ तब मैं शुरू करूँ। तो ये सिचुएशन होती है डेडलॉक। अब है व्हाट इज़ अ प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रखा है तो ये प्रोसेस है एक, और प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस और यूज़र प्रोसेस। तो ये भी हम समझेंगे कि क्या होते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। तो पहला होता है न्यू, यानी कि कोई प्रोसेस बिल्कुल नया नया आया है तो वो होता है न्यू। फिर आता है रनिंग, जो चल रहा है, जैसे यहाँ पर आप वर्ड डॉक्यूमेंट है तो ये चल रहा है। फिर आता है वेटिंग, मान लीजिए मैंने बताया आपको कि क्रोम है, मान लीजिए तो वहाँ क्रोम में यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो वह है, तो अभी वेटिंग में है। उसके बाद आता है रेडी, यानी कि अब वो बिल्कुल यूज़ होने को रेडी होता है, यानी कि जब आपकी एक क्यू होती है उसके अंदर आपके प्रोसेसेस होते हैं, तो अगर हम बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से, तो उसी क्यू में होता है आपके सारे प्रोसेस वेट कर रहे होते हैं। तो उसी में होता है कि आपका जब होता है कि न्यू आता है कि यानी कि अभी नया नया आया है, फिर है रनिंग की एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर आपका होता है वेटिंग में है, अभी फिर रेडी है कि यानी कि अब एग्जीक्यूट होने वाला है नेक्स्ट नंबर उसका, फिर उसके बाद आता है टर्मिनेटेड यानी कि ख़त्म हो चुका। तो ये आपके कुछ यहाँ प्रोसेस के टाइप्स होते हैं, यानी कि प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं।
और फिर आता है स्टारवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टारवेशन, इसको समझते हैं। स्टारवेशन इज अ रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम वेयर अ प्रोसेस डज नॉट गेट द रिसोर्स इट नीड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द रिसोर्स आर बीइंग एलोकेटेड टू अदर। अब क्या है, आपके पास यहाँ पर कुछ रिसोर्सेस हैं। अब रिसोर्सेस आपके पास हमेशा सीमित होते हैं। अब आपके पास यहाँ पर प्रोसेसेस ज़्यादा हैं, तो एक कोई प्रोसेस है यहाँ पर, वो आपका बहुत देर से किसी रिसोर्स के लिए यहाँ पर वेट कर रहा है। अब क्या वो उसको बहुत देर वेट करने के बाद भी ये रिसोर्स नहीं मिला, तो वो सिचुएशन कहलाती है स्टारवेशन, एलोकेटेड टू अदर, क्योंकि ये जो आपका रिसोर्स है ये आपके किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेटेड है। फिर आता है हमारा एजिंग। क्या है, तो एजिंग इज़ अ टेक्निक टू अवॉइड स्टारवेशन इन शेड्यूलिंग टाइम, यानी कि एजिंग होता है, ये टेक्निक होती है स्टारवेशन को खत्म करने के लिए। तो स्टारवेशन आपको पता चला कि आपका कोई जो प्रोसेस है बहुत देर से वेट कर रहा है लेकिन उसको रिसोर्स नहीं मिला, तो वो कंडीशन कहलाती है स्टारवेशन, क्योंकि वो आपका जो रिसोर्स है दूसरे प्रोसेस को एलोकेटेड है। और एजिंग क्या होती है, इसी स्टारवेशन को खत्म करने के लिए आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका एजिंग कहलाता है। तो ये चीज़ भी अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये सेमाफोर ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये भी आप देख लीजिएगा। फिर अब बात करते हैं हम थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड वैसे तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है, यहाँ हम थ्रेड मतलब धागे की बात नहीं कर रहे हैं। तो थ्रेड जो होता है हमारा वो प्रोग्राम लाइन अंडर एग्जीक्यूशन। थ्रेड समटाइम्स कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोसेस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। इट कंप्राइजेज अ थ्रेड आईडी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर सेट एंड ए स्टैक। तो ये चीज़ आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा क्या है। बेसिकली मैं थ्रेड का मतलब बताता हूँ। तो थ्रेड का मतलब होता है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि जब आपका प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, तो अगर आपने जावा पढ़ी है थोड़ी सी तो आपको जावा में पता होगा थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग तरह से यानी कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आप एक साथ ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की सोचते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आपके थ्रेड में आपके प्रोग्राम अगर थ्रेड में इंप्लीमेंट होते हैं तब वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है, अ सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा कॉन्करेंटली एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक्स प्लेस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कोई रिसोर्स है। अब इस रिसोर्स को सारे यहाँ पर 1 2 3 में यहाँ पर प्रोसेस कर देता हूँ, ये बार बार ये यूज़ कर रहे हैं सारे, और उसके बाद मतलब एक एक करके कभी ये फिर 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 कभी ये, तो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो उसका जो रिसोर्स है वो कंडीशन में मतलब जो भी उसका आउटपुट होता है वो इन सब में प्रॉब्लम आ सकती है एक दूसरे की, कि इसका जो प्रोसेस है इसका आउटपुट अलग आ जाए, इसका अलग आ जाए, इसका अलग आ जाए, और कभी आधा आधा एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारी कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है आपकी रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन टू गार्ड अगेंस्ट द रेस कंडीशन, यानी कि रेस कंडीशन को सही करने के लिए ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपका एक प्रोसेस ही एक टाइम पे एग्जीक्यूट करने देता है, यानी मैनिपुलेट करने देता है सेम डेटा को, जो भी आपका एक तरह का डेटा है। यानी कि आप सोच लीजिए रीड और राइट की कंडीशन है, तो कोई रीड कर रहा है कोई राइट कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, अगर एक साथ ही कर रहा है तो जो बंदा रीड कर रहा है वो आपको कुछ देख रहा है, यानी कि रीड कर लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि इतनी चीज़ कोई रीड कर रहा है, लेकिन इतने में कोई राइट करने वाला आया, उसने यहाँ से क्या किया, इतने को काट दिया और यहाँ पर इतना ही छोड़ा, या फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और यहाँ पर उसने इंक्लूड कर दिया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो रीड करने वाला है उसको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कि एक बंदा एक ही टाइम पे एक ही जो टास्क है वो मैनिपुलेट कर पाए उस सेम डेटा के ऊपर। कि यहाँ पर क्या किया कि रीड कर रहा है तो हाँ अब ये रीड कर लेगा, उसके बाद ही उसको राइट करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी इज अ हार्डवेयर टेक्निक वेयर द सिस्टम अपीयर्स टू हैव मोर मेमोरी दैट इट एक्चुअली डज। दिस इज डन बाय टाइम शेयरिंग द फिजिकल मेमोरी एंड द स्टोरेज पार्ट्स ऑफ द मेमोरी वन डिस्क when they are not actively being used। यानी कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि ये टाइम शेयरिंग जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उस तरह से यूज़ होता है। तो आपका जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन है उसमें लगता है कि आपकी वर्चुअल मेमोरी है कि एक अलग से कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी आ गई, लेकिन वो एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं होती। वो यही होता है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स प्रोसेसेस के बीच में टाइम शेयर कर रहा है तब उसमें आपकी एक प्रोग्राम के लिए वहाँ पर मेमोरी का स्पेस थोड़ा रह जाता है, बन जाता है एक्स्ट्रा, तो वही आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और इसके बारे में और भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा व्हाट इज़ थ्रेसिंग। ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थ्रेसिंग क्या है, इट इज़ अ फिनोमिनन इन वर्चुअल मेमोरी, यानी कि वर्चुअल मेमोरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है स्कीम्स व्हेन अ प्रोसेस स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम स्वैपिंग पेजेस। अब स्वैपिंग पेजेस यही होते हैं कि भैया आपके पास यहाँ पर जब टाइम शेयरिंग होती है तो ये आपका रिसोर्स है और आपके जो प्रोसेस होते हैं उसके कुछ नए छोटे छोटे से पेजेस बने होते हैं। अब ये पेजेस को इन मेमोरी के अंदर बार बार लाना होता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो वही होता है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है कि ये पेज को ही स्वैप कर रहा है, कभी ये आया कभी ये आया कभी ये आया कभी, और बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर मैं 2-3 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ लेकिन ये बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ पर अगर वो आपका एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, यानी हर
पेज में इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने के बजाय आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है वो सिर्फ अभी पेजिंग को इधर उधर स्वैप करने में लगा है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, तो वो कंडीशन आपकी थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और इसके मतलब जो डिफरेंट टाइप होते हैं। तो जब आपका मेमोरी का कोई मतलब ब्लॉक खाली रह जाता है तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि आपका इनकन्वीनियंट यूज़, यानी कि जब आपकी मेमोरी का कोई फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता तो आपका फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो देखिए, व्हेन मैनी ऑफ फ्री ब्लॉक्स आर टू स्मॉल टू सेटिस्फाई एनी रिक्वेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन अकर्स। तो यानी कि आपके यहाँ पर मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं इनसे ज़्यादा बड़े यानी कि प्रोसेस के जो टाइप्स हैं वो आ रहे हैं, तो क्या है कि आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है कि इसको ये अपने अंदर एक साथ यहाँ पर ले सके और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर सके आपके प्रोसेस को, तो वही कंडीशन आपकी फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। सो एक्सटर्नल जो इसके टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब उसके बारे में आप यहाँ पर और डीप में पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई हैं। फिर आता है कि अब आपके डेड लॉक की जो कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी कंडीशंस, वो क्या होती हैं। तो पहला है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, वेयर एटलीस्ट वन रिसोर्स इज नॉन शेयरेबल, यानी कि अब आपका एक रिसोर्स यहाँ पर है जो शेयरेबल नहीं है और आपके पास दो प्रोसेस है यहाँ पर और दोनों ही इस पर हक जमाना चाहते हैं, तो क्या करेगा ये, यहाँ पर आपका जो डेड लॉक है वो अकर होगा। दूसरा होल्ड एंड वेट, वेयर अ प्रोसेस होल्ड्स वन रिसोर्स एंड वेट्स फॉर द अदर रिसोर्स, की यहाँ पर एक दूसरा रिसोर्स है। अब यहाँ पर आपका ए दूसरा है क्या, प्रोसेस। अब इसने क्या किया, ए ने यहाँ पर इसको रिसोर्स वन को यानी कि पहले को यहाँ पर होल्ड कर रखा है और ये दूसरे भी यहाँ पर रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, वेट करने में लगा हुआ है, तब यहाँ पर आपकी डेड लॉक अकर होती है। फिर तीसरा आता है नो प्रीम्पशन, वेयर द रिसोर्सेज कांट बी प्रिम्प्टेड। और फोर्थ हमारा सर्कुलर वेट, वेयर पी ऑफ वाई इज वेटिंग फॉर पी ऑफ जे टू रिलीज रिसोर्स। तो इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, तो आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और फिर अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश मेमोरी हमारी क्या होती है। सो हमारी कैश मेमोरी होती है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम होती है। रैम के अंदर का एक छोटा पार्ट होता है, आप इसको समझते हैं, यानी कि अगर आपने कोई कंप्यूटर खरीदा है तो आपके पास अगर नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें ऑलमोस्ट या तो 4 GB आपकी कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी यही होती है कि जब आप कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में अगर चल रहा है तो उससे रिलेटेड डेटा आपकी कैश मेमोरी में सेव रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है, ताकि वो आपका डेटा क्या कर सके, स्टोर कर सके तुरंत, रीस्टोर कर सके तुरंत, कि आपको यहाँ जैसे ही जरूरत पड़ी वो उसको यहाँ पर दे सके, और जैसे ही आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद करते हैं आपकी कैश मेमोरी फ्री हो जाती है। तो यह दैट अ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैम, यानी कि रैम से एक्सेस करने के बजाय कैश मेमोरी से एक्सेस करता है तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एज द माइक्रो process data, it look first in the cache memory and then finds the डेटा देयर फ्रॉम अ प्रीवियस रीडिंग ऑफ डेटा, यानी जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आपका पहले कैश मेमोरी में डेटा फाइंड करता है, अगर उसको वहाँ नहीं मिलता तब वो जाके फिर दूसरी जगह पे यानी कि रैम वगैरह में उसको फाइंड करने की कोशिश करता है। फिर आता है व्हाट इज़ लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेसेस। सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू, यानी कि लॉजिकल जो एड्रेस होता है वो सीपीयू जनरेट करता है। इट बाउंड्स अ सेपरेट फिजिकल एड्रेस स्पेस इज सेंट्रल टू प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट। फिजिकल एड्रेस स्पेस इज सीन बाय द मेमोरी यूनिट। लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज वर्चुअल एड्रेस स्पेस, यानी कि जो लॉजिकल होता है ये वर्चुअल होता है। बोथ दीज एड्रेस स्पेस विल बी सेम द कंपाइल टाइम बट डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूशन टाइम। इनका कंपाइल टाइम सेम होता है बट इनका एग्जीक्यूशन टाइम अलग अलग होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये आपको पता है, जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो लाइन एक एक करके लाइन आपकी पढ़ता है, यानी कि जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जो आपका कंपाइलर है वो तो खटाक से एक ही बारी में आपका जो भी पूरा प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट कर देता है। और फिर आता है व्हाट इज़ थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक आपका, कि हार्डवेयर डिवाइस दैट मैप्स वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, यानी कि वो हार्डवेयर डिवाइस जो आपका वर्चुअल क्लास को, वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से जो मैप करता है वो क्या कहलाता है आपका MMU, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इन MMU स्कीम द वैल्यू इन द रीलोकेशन रजिस्टर इज एडेड टू एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय अ यूजर प्रोसेस एट द टाइम टू इट्स सेंट मेमोरी। फिर आता है आपका द यूज़र प्रोग्राम डील्स विद लॉजिकल एड्रेस, जो भी यूज़र का प्रोग्राम होता है लॉजिकल एड्रेस से डील करता है। इट नेवर सीज द रियल फिजिकल एड्रेस, यानी कि यूज़र का प्रोग्राम कभी भी रियल फिजिकल एड्रेस नहीं सी करता, वो आपका सिर्फ ये लॉजिकल एड्रेस ही देखता है, यानी कि जो भी आप कोड वगैरह लिखते हैं वो आपका लॉजिकल जो एड्रेस है उसी को देखता है, वहीं जाता है। रहता रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, मैंने ऊपर आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसी में एक आता है आपका ये रियल टाइम सिस्टम। तो रियल टाइम प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस दैट मस्ट
रिस्पॉन्ड टू द इवेंट विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कि ये आपका जो सिस्टम होता है इसको एक कुछ टाइम पीरियड के अंदर रिस्पॉन्ड करना ही करना होता है। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन रन रियल टाइम प्रोसेस सक्सेसफुली, यानी कि रियल टाइम प्रोसेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है। अब ये उन कंप्यूटर्स में पाया जाता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि जो साइंटिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि वेदर के जो ये आपके वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, तो उन सब जगह पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर था व्हाट इज़ अ ट्रैप एंड ट्रैप डोर, ये आप पढ़ सकते हैं कि क्या होता है सिस्टम सेफ स्टेट, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आपके कुछ बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, म्यूटेक्स क्या है, फिर साइकिल स्टीलिंग, व्हाट इज़ मार्शलिंग। एक क्वेश्चन आपका था व्हाट इज़ अ डिवाइस क्यू, अ लिस्ट ऑफ प्रोसेस वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड डिवाइस क्यू, यानी कि आपका कोई जो प्रोसेस है वो वेट कर रहा है भी इनपुट या आउटपुट के लिए वहाँ पर, तो वो आपका प्रोसेस क्यू के अंदर ही वेट कर रहा होता है। एक लाइन लगती जाती है, जैसे आप सोचिए कि मूवी टिकट लेने के लिए आप लाइन में लगे होते हैं, तो उसी तरह जो व्यक्ति लाइन में लगे हुए हैं उनको आप बोल सकते हैं प्रोसेसेस, और जो आपका ये मूवी का टिकट है इसको आप बोल सकते हैं इनपुट या आउटपुट का जो भी, यानी कि आप रिसोर्स बोल सकते हैं, तो उसके लिए वेट कर रहे होते हैं, तो वही आपका डिवाइस क्यू कहलाता है। सो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके कुछ कम ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं, यानी कि मैंने अप्रॉक्स आपको 25-30 क्वेश्चन ही बताऊंगा, और इसमें बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप देख सकते हैं अपनी, यानी कि आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछिए या आप टेलीग्राम पर पूछिए, और आप इसको रेफ़र करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वाइवा वगैरह के लिए, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर है, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे सारे। और इंटरव्यूज़ के नज़रिए से अगर देखें तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यार गाइस इस वीडियो को शेयर करो, कम से कम एटलीस्ट 500 व्यू आएंगे तभी डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।